हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमने शुरू की हुई अपनी 8th यूनिट यानी कि स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर हम बात कर रहे थे सबसे पहले स्प्रिंग के बारे में, जो भी हमने बात की हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के आगे हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम जो स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। हमने बात की थी स्प्रिंग के जो टाइप्स थे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो दो तरह के हमारे पास स्प्रिंग होते थे। एक स्प्रिंग हमारा कौन सा था, टॉर्जन स्प्रिंग, और दूसरा हमारा कौन सा था, लीफ स्प्रिंग, यानी कि जिसको आप क्या बोल सकते हैं, हेलिकल स्प्रिंग। टॉर्जन स्प्रिंग को हेलिकल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, और जो हमारा रहेगा लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग को आप बोलते हैं लेमिनेटेड स्प्रिंग, बेंडिंग स्प्रिंग, या फिर आप थर्ड नाम क्या होता है, लीफ स्प्रिंग। तो हमने बात की थी हमारे सबसे पहले हेलिकल स्प्रिंग के बारे में कि हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है, बेंडिंग स्प्रिंग क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं लेमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में। लास्ट में आपको जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर लेमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में आपको शॉर्ट में बताया था कि लेमिनेटेड स्प्रिंग क्या होता है। लेमिनेटेड स्प्रिंग क्या है कि जिसको हम बेंडिंग स्प्रिंग या फिर क्या बोल सकते हैं, लीफ स्प्रिंग बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था लेमिनेटेड स्प्रिंग के अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स लगी होती है, नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जो भी उनका डाया होगा डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग, जो उनकी लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो क्या होती है, इस तरह से प्लेट्स लगी होती है। जिस तरह से आपको दिखा दें कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक लेमिनेटेड स्प्रिंग है। मान लीजिए इस तरह से क्या होगा, लेमिनेटेड आपका स्प्रिंग बना होगा कि अलग अलग जो भी होगी लेंथ की क्या होगी, अलग अलग क्या लगी होंगी, प्लेट्स लगी होंगी। क्या होगी, अलग अलग प्लेट्स लगी होंगी। तो इस तरह का जो भी स्प्रिंग होता है, आपने देखा होगा जो हैवी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जो हमारे ट्रक होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा इस तरह का एक स्प्रिंग लगा होता है। इस स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग। यानी कि इसके अंदर वेरियस टाइप्स, वेरियस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, प्लेट्स होती हैं। ये जो होती हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, प्लेट्स होती हैं। और ये क्या होती हैं, अलग अलग लेंथ की, यानी कि किसी की लेंथ कितनी होगी, सेकंड की लेंथ कितनी हो सकती है, उससे जो नेक्स्ट होगी उसकी लेंथ अलग अलग होगी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मेनली जो शॉक वगैरह है उसको ऑब्जॉर्व करना। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो शॉक लग रहा है उस शॉक को, वाइब्रेशंस को ऑब्जॉर्व करने के काम हम यूज कर लेते हैं हमारे लेमिनेटेड स्प्रिंग के। तो लेमिनेटेड स्प्रिंग के अंदर जो हमारी अपर लेयर होती है, जो हमारी सबसे ऊपर वाला स्प्रिंग होता है, या फिर बोल सकते हैं जो लॉन्गर लीफ होती है, लॉन्गर लीफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीफ भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लीव्स। ठीक है, लीव्स या फिर लीफ। जो अपर लीफ होती है या फिर बोल सकते हैं लॉन्गर लीफ। जो भी लेमिनेटेड स्प्रिंग के अंदर सबसे बड़ी लीफ होती है वो हमारी लीफ कहलाती है मीन लीफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन लीफ। उसके बाद जो भी बची हुई है, यानी कि ये जो ऊपर वाली है सबसे लंबी वाली लीफ है, ये तो हमारी मीन लीफ कहलाएगी। लेकिन जो हमारी ये सारी बची हुई लीव्स हैं, ये हमारी कौन सी कहलाती है, ये होती है ग्रेजुएटेड। ठीक है, ये कौन सी होती है, ग्रेजुएटेड लीव्स। तो इन लीव्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेजुएटेड लीव्स। तो ये सारी लीव्स हमारी रहती है ग्रेजुएटेड लीव्स। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या रहेगी, लॉन्गर लीफ, और हमारी कौन सी, अदर लीफ। यानी कि जो सबसे लंबी लीफ है, लॉन्गर लीफ है, वो हमारी कहलाती है मीन। जो बाकी बची हुई लीव्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं ग्रेजुएटेड लीफ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, जो भी हमारा इनको क्लैंप करने के लिए, जो भी ये लीव्स हैं, लीव्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए, इनको टुगेदर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लैंप का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक सेंटर क्लैंप का, यहाँ पे क्लैंप का हम यूज करते हैं। वो क्या करता है, इनको होल्ड करके रखता है। जो भी क्लैंप होगा वो क्या करेगा, इनको होल्ड करके रखेगा। इसके अलावा हम नट और बोल्ट का यूज कर लेते हैं इनको आपस में जोड़कर रखने के लिए। तो ये हमारा क्या रहता है, लेमिनेटेड स्प्रिंग। लेमिनेटेड स्प्रिंग होता है आगे फर्दर टू टाइप्स का। दो तरह का हमारा लेमिनेटेड स्प्रिंग होता है। कौन कौन सा लेमिनेटेड स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग होता है हमारा सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग। एक हमारा जो स्प्रिंग होता है उसको हम बोलते हैं सेमी इलिप्टिकल, इलिप्टिकल स्प्रिंग। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है क्वार्टर इलेप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल स्प्रिंग।
तो दो तरह का हमारा लैमिनेटेड स्प्रिंग होगा। एक स्प्रिंग हमारा कौन सा रहेगा, एक स्प्रिंग होगा सेमी एलिप्टिकल, दूसरा हमारा होगा क्वार्टर एलिप्टिकल। तो दो तरह का हमारा क्या रहेगा, स्प्रिंग, सेमी और क्वार्टर। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे जो सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग है कि सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग क्या होता है। तो देखिए सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग भी क्या होता है, सेम जैसे हमारा लैमिनेटेड स्प्रिंग है, जैसे हमारा क्या है लैमिनेटेड स्प्रिंग है, तो इलिप्टिकल स्प्रिंग भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसका जो हम यूज करते हैं सेमी इलिप्टिकल का, वो हम ज्यादातर यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर। किसके अंदर यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। किस लिए यूज करते हैं, शॉक ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, सेमी इलिप्टिकल का यूज करते हैं। सेम इसके अंदर भी होता है, डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, अलग अलग काफी सारी वेरियस प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी होती हैं। उनकी जो लेंथ होगी, लेंथ तो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब जितनी भी हमने प्लेट्स यूज की हैं, जो भी हमने इसके अंदर क्या है, मान लीजिए जी हमने प्लेट्स यूज की है, जो भी हमने प्लेट्स यूज की है, तो प्लेट्स की जो लेंथ है वो तो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो विड्थ है वो क्या रहेगी, सेम। जो भी इनकी लेंथ रहेगी इलेक्ट्रिकल के अंदर वो तो होगी डिफरेंट। ठीक है, लेंथ की जब हम बात करेंगे तो लेंथ क्या रहेगी, डिफरेंट, लेकिन जो विड्थ होगी इन प्लेट्स की वो क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी। इलिप्टिकल के अंदर क्या होगा, जब भी हम बात करेंगे इलिप्टिकल सेमी इलिप्टिकल के बारे में, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो हम इसका यूज करते हैं शॉक ऑब्जर्वर के रूप में ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इसके अलावा जो लेंथ होती है इसके अंदर भी वैसी है जैसे हम लैमिनेटेड स्प्रिंग के अंदर यूज करते हैं कि अलग अलग प्लेट्स लगी होती है, लीव्स लगी होती है। तो सेम ऐसे भी इसी के अंदर होगा कि अलग अलग लीव्स होंगी, उन लीव्स की जो लेंथ रहेगी, लेंथ तो होगी डिफरेंट, यानी कि किसी की लेंथ ज्यादा, किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की कम। लेकिन जब हम बात करेंगे विड्थ के बारे में, तो विड्थ क्या रहेगी, विड्थ रहेगी सेम। हमारी जो विड्थ होगी इनकी वो सेम रहेगी, लेकिन जो आप बोल सकते हैं जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सेम इसके अंदर भी होगा कि हम एक सेंटर बोल्ट का यूज करेंगे। सेंटर बोल्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि जो भी हमारी ये प्लेट्स हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं, इनको आपस में जोड़ के रखा जाए। और इसी प्रकार हम इसके अंदर जो बोल्ट्स हैं, क्लैंप है, उनको यूज करेंगे ताकि इनको होल्ड करके रखा जा सके। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। तो इसके जो सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है या फिर बोल लीजिए लैमिनेटेड स्प्रिंग है, तो इन स्प्रिंग के बेसिस पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जब भी हम बात करेंगे लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में या फिर सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग के बारे में। तो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा डिफ्लेक्शन के लिए लैमिनेटेड स्प्रिंग के अंदर की जो चेंज आ रहा है डिफ्लेक्शन, वो हमारा फॉर्मूला रहेगा W L की पावर L की 3 यानी कि क्यूब 32 ENL। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा डिफ्लेक्शन के लिए, किसके अंदर, लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में, या फिर बोल सकते हो जो हमारा सेमी इलिप्टिकल होगा, क्वार्टर इलिप्टिकल होगा, तो उनके अंदर जो हमारा लैमिनेटेड स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, वो फॉर्मूला रहेगा WL क्यूब डिवाइड बाय 32 ENL। ये हमारा फॉर्मूला होगा लैमिनेटेड स्प्रिंग के लिए। अभी हम इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे लैमिनेटेड स्प्रिंग यानी कि बेंडिंग स्प्रिंग, और जो हमारा पहला स्प्रिंग था हेलिकल स्प्रिंग, दोनों पे बेस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स पे हम चर्चा करेंगे आगे। अभी हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के बारे में, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये तो हमारा टॉपिक था लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर हम डेरिवेट करेंगे, पहले तो इक्वेशन निकालेंगे कि क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर हम किस तरह से डिफ्लेक्शन, जो हमारी स्टिफनेस है, एंगल ऑफ जो ट्विस्ट हो रहा है, वो हम किस तरह से निकालते हैं क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग के अंदर। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमने बनाया है हमारे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का ही। तो अब हम इसी के अंदर हम बात करेंगे कि रेडियस वगैरह जो भी हम क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, इसके अंदर जो हमारी स्प्रिंग की स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस को किस तरह से ड्राइव करेंगे।
जो भी हमारी डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे, जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है कि किस एंगल पे ये स्प्रिंग हमारा ट्विस्ट हो रहा है, उस एंगल को भी डेरिवेट करेंगे हम क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की सहायता से। तो देखिए क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो एक बात तो देखो कि जो हमारा क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है ये टाइप है, किसका टाइप है, हमारे हेलिकल स्प्रिंग का। हेलिकल स्प्रिंग आपको बताया था कौन सा होता है, हेलिकल स्प्रिंग जो कि फॉर्म्ड होता है हेलिक्स फॉर्म में, किसकी सहायता से, कॉइल वायर की कॉइल होती है, उसकी फॉर्म में, बाउंडेड फॉर्म में क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, वो हमारा स्प्रिंग कहलाता है हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग होते हैं फर्दर टू टाइप्स के, एक हमारा होता है क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा हमारा होता है ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ हमारे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में है। तो देखिए क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग यानी कि ये कौन सा स्प्रिंग होता है, जो सब्जेक्टेड होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड पे, यानी कि इस लोड के अंदर क्या लिखेंगे कि एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, कि इसके ऊपर क्या होगा, एक्सियल कंप्रेसिव लोड के ऊपर हमारा क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग वर्क करेगा, सब्जेक्टेड होगा। इस स्प्रिंग का जो अपर पार्ट होगा, जो स्प्रिंग का अपर पार्ट है यानी कि जो ऊपर का हिस्सा रहेगा, या फिर बोल सकते हैं हेलिकल स्प्रिंग का जो एक एंड होगा वो तो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दूसरा एंड जो होगा वो स्प्रिंग का फ्री रहेगा। हेलिकल स्प्रिंग के अंदर जो हमारा अपर एंड है वो तो क्या रहेगा, फिक्स होगा, लेकिन जो लोअर एंड है या फिर बोल सकते हो जो अदर एंड है वो हमारा क्या रहेगा, वो फ्री रहेगा इसके अंदर। तो फ्री रहेगा तो हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हम मान लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है स्प्रिंग के अंदर। तो लेट हमारे पास क्या है, लेट डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, कि सबसे पहले तो जो ये स्प्रिंग है, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर जो वायर हमने यूज की है उसका डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या आएगा, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। तो स्प्रिंग वायर का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है d, यानी कि ये वाला जो डाया है ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग है, तो ये क्या रहेगा, d डाया, यानी कि किसका डाया, स्प्रिंग का। तो हमें स्प्रिंग का डाया हमने मान लिया कि हमारे पास जो स्प्रिंग का डायमीटर है वो कितना है, d है। इसी प्रकार मेन रेडियस या फिर रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल, जो हमारी ये स्प्रिंग की कॉइल है, कॉइल का जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल, रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल। तो स्प्रिंग कॉइल का जो हमारे पास रेडियस रहेगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा r, ठीक है। d हमारा डायमीटर आ गया, किसका डायमीटर आ गया, जो हमारा स्प्रिंग है। उसके बाद r हमारा क्या आ गया, r हमने मान लिया कि हमारा क्या है, रेडियस है, किसका, जो हमारे पास स्प्रिंग कॉइल है, स्प्रिंग कॉइल का डायमीटर क्या रहेगा, r। अब हम बात करते हैं पिच ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग, पिच, ठीक है, पिच ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग की पिच, यानी कि पिच को हम डिनोट कर देंगे p के साथ। ये हमारी जो यहां से लेके यहां तक की जो पिच है, यहां तक रहेगा, सॉरी, यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि एक स्प्रिंग कॉइल का, एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा पिच, यानी कि p। नंबर ऑफ कॉइल्स, तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, नंबर ऑफ कॉइल्स, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स है हमारी n। नंबर ऑफ कॉइल्स यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से काफी हो सकती हैं, तो हमने मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ कॉइल्स है वो हमारे पास कितनी है, n है। एक्सियल लोड ऑफ स्प्रिंग, एक्सियल लोड ऑफ स्प्रिंग, जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर जो लोड लग रहा है, लोड को हमने मान लिया वो हमारा लोड क्या रहा, W, यानी कि ये हमारा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लोड अप्लाई किया है स्प्रिंग के ऊपर, तो एक्सियल लोड जो लग रहा है स्प्रिंग के ऊपर वो हमारा लोड क्या है, वो हमने माना
W हमारे पास लोड आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G हो जाएगा, एंगल ऑफ जो एंगल हमारा रहेगा ट्विस्ट का वो थीटा बन जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको पता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं G से, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको पता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम किससे लिखते हैं, थीटा से। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर तो ये हमारी आ जाएगी L, लेंथ ऑफ वायर हमारी क्या होगी, L। तो ये हमने सब क्या किया है, अभी माना है लेट कि हमारे पास जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो डायामीटर है, स्प्रिंग वायर का जो डायामीटर है वो हमारे पास D है, जो उसका रेडियस है, रेडियस को हमने R से लिखा, पिच को हमने P से डिनोट किया, नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे पास N है, जो एक्सियल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग पे वो हमारा W आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारा थीटा, और जो लेंथ है पूरे स्प्रिंग की वायर की वो हमारे पास क्या है, L है। तो यहां से हम निकाल लेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सबसे पहले हम निकालेंगे क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसके बाद हम बात करेंगे जो ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले निकालते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहां पे निकाल लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी कि जो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, जब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला होता है T = W मल्टीप्लाई में R। जो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए फॉर्मूला रहता है जब भी हम बात करते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला यानी कि T निकालने का फॉर्मूला होता है W मल्टीप्लाई में R। ये आपको पता है पहले से ही कि ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए हमारा फॉर्मूला W मल्टीप्लाई में R, या फिर बोल सकते हैं F मल्टीप्लाई में जो हमारा क्या होता है, R होता है। तो अब देखिए, और हमें ये भी पता है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट की जब हम वैल्यू, जो हमारे पास T की वैल्यू होती है, T की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है जब हम बात करते हैं, तो T की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, T की वैल्यू हमें पता है T = पाई डिवाइड बाय में 16, पाई डिवाइड बाय में 16 Fs मल्टीप्लाई में R, यानी कि जो हमारी W है, जो हमारी T है, T की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू होती है पाई/16। ट्विस्टिंग मूवमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं, हमने टॉर्जन जो चैप्टर यूनिट किया था उसके अंदर हमने इसके बारे में बात की थी कि पाई डिवाइड बाय में 16 Fs मल्टीप्लाई में Fs मल्टीप्लाई में R की जगह हम लिखेंगे d3, यहाँ पे d3 होता है, d3 Fs मल्टीप्लाई में d3, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम अप्लाई करते हैं D के लिए जो हमने बात की थी टॉर्जन के अंदर। तो अब हम इस वैल्यू को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो हमारी T = WR वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास T की वैल्यू है तो W और R है, W और R को हम रख लेंगे इस साइड पे, यानी कि यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं, तो W मल्टीप्लाई R है, इसको हमने बाहर रखा। T की वैल्यू हमें पता है, T की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई डिवाइड बाय में 16 Fs d3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, d3। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी कि Fs निकालनी है, तो Fs को हम क्या रखेंगे, बाहर रख लेंगे। हमने Fs निकालनी है, Fs को हमने बाहर रखा, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा 16W, ये 16 है, ऊपर चला जाएगा, W के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और साथ में आ जाएगा R डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा पाई d3। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी Fs की वैल्यू, यानी कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगी क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर वो हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी ये। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारी जो रहेगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस Fs = 16WR डिवाइड बाय में पाई d3 हमारी आ जाएगी शियर स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये तो हमने निकाला फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में, ये हमारा था फर्स्ट। अब है एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो टॉर्जन इक्वेशन में आपको पता है एंगल ऑफ ट्विस्ट जब हम बात करते थे, जब हमारी जो टॉर्जन इक्वेशन थी, एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अप्लाई करते थे टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन आपको याद होगा, टॉर्जन इक्वेशन हम किस तरह से लिखते थे, T डिवाइड बाय में IP = g थीटा डिवाइड बाय में L। T हमारा टॉर्क होता था, IP मतलब था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इनर्शिया, जी का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी थीटा हमारा क्या था एंगल ऑफ ट्विस्ट और एल हमारी क्या थी लेंथ। तो ये हमने बात की थी जब हम एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी कि टॉर्जन इक्वेशन, ये हमारी क्या है टॉर्जन इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उस वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास थीटे की वैल्यू आ जाएगी। हमने निकालना थीटा है तो थीटे के लिए जो टी है तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, टी की वैल्यू आपको पता है W मल्टीप्लाई आर है। तो हम क्या करेंगे टी की वैल्यू पुट करेंगे टी W मल्टीप्लाई में आर। उसके बाद देखिए हमारे पास आईपी यानी कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करेंगे तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है हमने टॉर्जन इक्वेशन में किया था वो क्या था पाई बाय 32 डी की 4। ये हमारा फॉर्मूला होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की पाई बाय 32 डी की 4 इज इक्वल टू जी। जी यानी कि हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो जी साथ में थीटा डिवाइड बाय में हमारे पास क्या होगा एल यानी कि जो लेंथ है। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा जो थीटा है थीटे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। थीटे की वैल्यू क्या रहेगी, थीटा हमने बाहर रखा तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी डब्ल्यू आर डॉट एल। ठीक है डब्ल्यू आर ये एल है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा जी पाई बाय 32 जी पाई डी 4 और 32 भी क्या चला जाएगा ऊपर यानी कि मल्टीप्लाई में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए वो हो जाएगा 32 WRL 32 WRL डिवाइड बाय में पाई GD4। ठीक है पाई GD4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 पाई RN। ठीक है मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा 2 पाई RN। ये 2 पाई RN ये हमारा कहां से आया, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है जब हम L की वैल्यू पुट करेंगे तो L आपको पता है L की वैल्यू जो हमारा स्प्रिंग है स्प्रिंग के अंदर क्या रहेगी 2 पाई R मल्टीप्लाई में n। ये हमारी क्या रहेगी वैल्यू L की, यानी कि जो स्प्रिंग की लेंथ है स्प्रिंग की लेंथ कितनी रहेगी 2 पाई R मल्टीप्लाई में n, यानी कि 2 पाई RN ये हमारी होगी लेंथ स्प्रिंग की। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं हमारा थीटा यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट हमारे पास कितना आएगा 32 WRL डिवाइड बाय में पाई GD4 और मल्टीप्लाई होगा 2 पाई RN। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए। तो अभी तक हमने दो डेरिवेट किए हैं। हमने सबसे पहले बात की है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम किस तरह से निकालते हैं क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर। उसके बाद हमने बात की हमारे एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में कि एंगल ऑफ ट्विस्ट किस तरह से निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा रहेगा तीसरा, थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग कि जो हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग है यानी कि डेल है वो हम किस तरह से निकालते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग हम निकालते हैं जो भी हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन के हिसाब से। तो हमारे पास सिंपल रहेगा BB डैश इज इक्वल टू, सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा BB डैश इज इक्वल टू AB। ये हमारे पास आ जाएगा BB डैश इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई में थीटा। मल्टीप्लाई में क्या होगा थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा BB डैश इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई में थीटा। तो यहां से हम डिफ्लेक्शन यानी कि ये हमारे लिए डिफ्लेक्शन हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या R मल्टीप्लाई में थीटा। यहां पे हम क्या करेंगे जो उनकी वैल्यूज है उन वैल्यूज को पुट कर देंगे यानी कि थीटा इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई में डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई में थीटा है। तो थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट की। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो हमारे पास होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना बनेगा जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 64। ये हमारे पास कितना होगा 64। यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो 32 की जगह पे 64 WR। ये हमारे पास कितना बचेगा 64 WR का हो जाएगा स्क्वायर और साथ में आ जाएगा n डिवाइड बाय में क्या होगा यहाँ पे l कट जाएगा l क्योंकि हमने पुट कर दिया और साथ में आ जाएगा पाई GD की 4।
पाई जी डी की 4, ठीक है। पाई भी हमने काट दी क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई को भी हम काट देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा 64 WR² n डिवाइड बाय में GD4। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास 64 WR² n डिवाइड बाय में हमारे पास GD की 4, यानी कि ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। ये हमारे पास कितना रहेगा, ये हमारे पास रहेगा थीटा डेल्टा इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई में 64 WR² n डिवाइड बाय में D4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, कि जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम किस तरह से डेरिवेट करते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा स्प्रिंग के अंदर वो रहेगा U मतलब जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 W मल्टीप्लाई में डिफ्लेक्शन, 1/2 W मल्टीप्लाई में डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा W डिफ्लेक्शन की जो हमारे पास वैल्यू आई है, उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, W के साथ मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 64 WR² n डिवाइड बाय में हमारे पास GD की 4, ये वैल्यू है जो हमने डिफ्लेक्शन के स्थान पे पुट की। तो हम क्या करेंगे, जब हम 2 से 64 को कट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 32। उसके बाद हमारे पास W है, W भी हमारे पास 1 और 2, ये हो जाएंगे 2। R हमारे पास 2 है तो यहाँ पे R बन जाएगा हमारे पास 3, यानी कि 2 और 1 3, साथ में हमारे पास n रहेगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा GD की 4। तो ये हमारी आ जाएगी U की वैल्यू, यानी कि जो हमने स्ट्रेन एनर्जी स्टोर की है स्प्रिंग के अंदर। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर स्प्रिंग के अंदर आ जाएगी 32 W² R³ n डिवाइड बाय में GD की 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी जो हमने स्टोर की है स्प्रिंग के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में जो हमने निकालना है इसके अंदर, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा, ये बात करते हैं लास्ट पॉइंट के अंदर, पांचवा पॉइंट, ठीक है, इसको रफ करते हैं, ठीक है। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के अंदर। तो पांचवा पॉइंट है, इसके अंदर हमने निकालनी है स्टिफनेस ऑफ द कॉइल, स्टिफनेस ऑफ द कॉइल, कि जो हमारी कॉइल है, कॉइल की हमारी स्टिफनेस क्या रहेगी। तो स्टिफनेस के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू W डिवाइड बाय में डिफ्लेक्शन। तो अब जहां पे हमारी W और डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो भी है उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो W इज डिवाइड बाय डिफ्लेक्शन की हमारी वैल्यू भी आई थी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू थी 6R मल्टीप्लाई में 64, R मल्टीप्लाई में 64। तो ये हमारी क्या रहेगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू 64 WR, ठीक है। R हमारी क्या हो जाएगी, Q, R क्या होगी, Q डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय में हमारे साथ क्या आ जाएगा, N, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 64 WR डिवाइड बाय में हमारे पास है GD की 4 जो हमारी वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा स्टिफनेस के लिए वो रहेगा GD4 डिवाइड बाय में 64R क्यूब और N। ये हमारा फॉर्मूला किसका होगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा स्टिफनेस के लिए। तो स्टिफनेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला। तो इस तरह से हम क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के अंदर हमारी पांचों टर्म्स के बारे में निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और हमारी डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेन एनर्जी और लास्ट में स्टिफनेस ऑफ कॉइल, कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं स्टिफनेस ऑफ कॉइल हमारे स्प्रिंग के बारे में।